तो नमस्कार रेडियो मेरी आवाज़ के श्रोताओं को। और आज एक बहुत ही ऐसा दिन है, ऐसा समय है जब हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे कतर की कवियत्री। ये रायम हो रहा है पर ये फैक्ट है, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस शख्सियत से, शालिनी गर्ग जी से। शालिनी गर्ग जी इंडिया से हैं और फिलहाल 10 साल से ऊपर का समय हो गया है आप कतर में, जिनको हम कहेंगे कि आपके कर्म स्थली अब कतर हो चुकी है। तो आज बहुत बहुत नमस्कार शालिनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो मेरी आवाज पे। तो मैम, हमारे श्रोताओं को सबसे पहले तो मैम मैं चाहूंगा आपसे ये पूछना, जो हमारे श्रोता सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, और हर कंट्री में कोई भी श्रोता हो वो ये जरूर जानना चाहेगा, क्योंकि हमारा ब्रॉडकास्ट जो है वो बहुत सारे कंट्रीज में है, कनाडा, यूएस, यूके, मतलब 58 से ऊपर कंट्रीज है जहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली लोग पक्ष सुन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा मैम कि अगर कोई आदमी, और इंडिया बेसिकली, क्योंकि इंडिया से कतर और मिडिल ईस्ट में बहुत लोग जाते हैं, कुछ लोग काम करने के लिए जाते हैं, और ज्यादातर अगर हम बात करें जो लोग हैं वो वहां पे काम के लिए, काम के सिलसिले में जाते हैं। उसके अंदर मैम हम बेसिकली आपसे ये जानना चाहेंगे, जो वहां पे यहाँ का कल्चर और वहां का कल्चर बहुत बड़ा अंतर है, हमें जो लगता है। बाकी आपसे हम जानना चाहेंगे कि बेसिक डिफरेंस आपको क्या महसूस हुआ, क्योंकि आप काफी साल वहां पे रह चुके हैं, आप इंडिया से, आपका जन्म स्थल यहाँ है, आपकी कर्मस्थली उधर है। तो आपको क्या अंतर महसूस हुआ यहाँ और कतर के बीच में? जी, जैसा कि आपने कहा जन्म स्थली यहाँ भारत में है, तो भारत की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि हम लोगों को सब कल्चर के बारे में नॉलेज होती है, और हम लोग सब जानते हैं कि हर कल्चर की कैसे सम्मान करना चाहिए। तो सबसे अच्छा हमें यही है कि भारत का ये फायदा है हमें, हमारे लिए। और जो यहाँ का कल्चर है, जैसे कि अरब कंट्री है, ये गल्फ में आता है, तो अरबी कल्चर है, मुस्लिम कल्चर है। तो यहाँ पर मुस्लिम कल्चर है, लेकिन यहाँ पर जो भी, जैसे हमारा कल्चर है, तो हम लोगों को किसी चीज के लिए मनाही नहीं है। हम लोग अपना जो भी हमें करना होता है, सारे त्योहार, दिवाली, होली, बैसाखी, जो भी त्योहार हमें मनाना होता है। इवन हम लोग यहाँ पे दक्षिण भारतीय दोस्त हैं हमारे, तो विशु और पोंगल, ये भी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, केले के पत्तों पे जब 56 तरह के खाने खाते हैं, बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर कतरी कल्चर में मतलब हमें कोई यहाँ पे तकलीफ नहीं हुई, और क्योंकि वो वैसे भी एडॉप्टिंग की आदत है हमारी भारतीय संस्कृति की, तो इसलिए अच्छे से सब चीज होती चली गई। और यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर ये लोग टेंट हाउस वगैरह में रहते हैं। मतलब टेंट हाउस का इनका क्या है कि जैसे टेंट, शादी वगैरह जो होती हैं, एसी वाले टेंट होते हैं, 5 स्टार्स होटल में टेंट रखते हैं ये लोग। तो उसका जो इनके विलाया बंगला होते हैं, उसमें भी ये लोग टेंट रखते हैं, मजलिस बोलते हैं। तो अच्छा कल्चर है, मजा आता है, अपनी संस्कृति को छोड़ते नहीं है ये लोग भी। देखने में, सुनने में बड़ा सुंदर लगता है। मैं बड़ा अजीब सा एक चीज अभी आपने जो बताया कि टेंट, 5 स्टार होटल्स के अंदर टेंट, तो मैम वो टेंट के बाहर उनके ग्राउंड जो रहता है, बाहर जो एरिया रहता है, उसमें वो टेंट लगा के, तो अगर कोई 5 स्टार में जा रहा है तो बेसिकली ही ऑलवेज यूज्ड टू हैव, मतलब बेसिक नीड जो रहती है उसको लगते हैं कि लेविशली वो रह रहा हो, अच्छी उसको, मतलब हर चीज के लिए उसको लेविश, उसको एनवायरनमेंट की। और टेंट में तो वो अवेलेबल हो पाएगा उसको सब जो आप कह रहे हैं कि टेंट? हाँ, बाहर से टेंट है, लेकिन अंदर से आपको पूरा 5 स्टार वाला वो आता है सब कुछ। लेकिन अपना कल्चर जो होता है उनका, नीचे बैठ के वो सब करना, बैठना, वो पूरा उसी स्टाइल से होता है, कतरी स्टाइल से। बहुत सुंदर लगता है। तो मैम, आपने अभी बताया कि आपको एडजस्ट करने में बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर मैम आप जो यहाँ से, जैसे हमारे इंडिया से बहुत सारे मजदूर जाते हैं, जी। और कुछ हिंदी भाषी होते हैं, कुछ साउथ इंडियन है, तो उधर का भाषा कोई मलयालम, तमिल, तेलुगु, इस तरीके की लैंग्वेज रहती है।
तो उसमें उन लोगों को कतर में तो मेरे ख्याल से अरबिक ही बोली जाएगी, जो यहाँ का अगर लैंग्वेज को लेके चलेंगे, तो उनको एडजस्ट होने में फिर कैसा रहता है मैम? क्या प्रॉब्लम नहीं आती होगी वहां पे? यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि हम लोग सोचते हैं अरबी बोली जाती है, लेकिन अरबी केवल आप सोचें तो केवल पुलिस स्टेशन वगैरह या जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं बस वहां तक ही सीमित है। बाकी सब जगह, क्योंकि कहीं भी शॉप में जाएं, कहीं भी जाएं, हिंदी से काम चल जाता है और थोड़ा बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लोग जैसे लेबर्स वगैरह हैं उन लोगों के लिए इंग्लिश क्लासेस भी लगाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली क्लासेस होती हैं कि वो लोग, मैं भी उसमें रोटा उन लोगों का एक वो है उसमें, तो उसमें पढ़ाती हूँ। तो ये उन लोगों ने कर रखा है। बाकी यहाँ पर आप मार्केट वगैरह में जाइए, हिंदी सब लोग जानते हैं। तो मतलब तो अगर वहां पे हम एक टूरिस्ट भी जा रहा है तो उसको हिंदी, अगर वो हिंदी भाषी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है उधर, कंफर्टेबली वो नहीं आती, कंफर्टेबल हो जाता है। बस कहीं बड़ी जगह पर उन्हें जरूरत है थोड़ी बहुत इंग्लिश, वो भी इंग्लिश कैसी होती है उन लोगों की कि अपना जैसे वर्ब्स आने चाहिए, गोइंग, कमिंग, सिटिंग, जी जी ऐसे काम चल जाता है। मैम कौन सी ऐसी चीज, क्योंकि आप दोनों देशों की संस्कृति को आपने बहुत पास से देखा है, बड़े महसूस किया है, आप जिए हैं दो संस्कृति में, आपको, हमें पता है इंडिया में हम रह रहे हैं तो हमारे को पता है कि इंडिया की संस्कृति बहुत, हमारे को इसके बारे में कोई ऐसा नहीं है कि हमें, कतर के बारे में अगर हम बात करें, कतर की कौन सी ऐसी चीज आपको लगी कि ये बहुत अच्छी है, या कतर में कुछ चीज ऐसी आपको लगी कि ये अगर इंडिया भी अडॉप्ट कर ले, इंडियंस इसको अडॉप्ट कर ले तो शायद हम और ज्यादा अच्छे से निखर के आए? तो मैम ऐसा कुछ आपको बताएं जिसके अंदर, जो कतर के बारे में। जी मैम। पहले तो मैं कतर के बारे में एक दोहे के साथ शुरू करती हूँ कि वैसे भी यहाँ पर जो यहाँ की राजधानी है उसका नाम ही दोहा है, तो मैंने सोचा कि कतर के बारे में क्यों ना दोहा ही लिखा जाए, तो दोहे से शुरुआत करती हूँ। खाड़ी का, सुनिएगा, खाड़ी का एक देश है कतर जिसका नाम, खाड़ी का एक देश है कतर जिसका नाम, सुंदर सा ये द्वीप है दोहा इसकी शान, हाँ जी दोहा इसकी शान। एक यहाँ के शेख बहुत अच्छे हैं, सबके लिए इतना ध्यान रखते, इतना सब कुछ यहाँ पे होता है, तो एक उनके लिए, क्योंकि कतर को बहुत डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। यहाँ पे जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी वजह से डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है कतर में। तो सुनिएगा, शेख तामिम ने किया कतर को गुलिस्तान, फुटबॉल कप से होगा रोशन जग में नाम, हाँ जी रोशन जग में नाम। आपने पूछा था कि कतर में क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगी जी, तो यहाँ पर जो मीन्स यहाँ पे जो पार्क्स वगैरह हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं, और यहाँ पर डिजर्ट है, रेगिस्तान है, लेकिन आप यहाँ पे हर तरह के फूल, हर तरह की हरियाली देख लीजिए, बहुत हरियाली बना रखी है कतर में उन्होंने जी, और यहाँ पे बीचेस बहुत सुंदर हैं, मॉल वगैरह बहुत सुंदर नई नई शेप्स के। आप बिल्डिंग्स देखोगे तो बिल्डिंग्स ऐसी हैं, कोई तो जैसे बच्चों के टॉयज जैसी होती हैं, एक जिगजैग टावर टेढ़ी मेढ़ी बना रखी हैं, तो शेप बड़ी सुंदर सुंदर शेप्स की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। और बाकी कतर में आपको मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है यहाँ पे कि गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ फ्री है, और इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी कि बड़े से बड़े ऑपरेशन भी यहाँ पर बड़ी आसानी से, और कोई पार्शलिटी नहीं होती कि इंडियन है या कोई दूसरे कंट्री के हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। और जैसे कि क्लीनलीनेस, तो खैर विदेशों में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। मैम अभी क्लीनलीनेस के ऊपर ही आऊंगा। मैम एक चीज मैं हमेशा से पूछना चाहता था, हर एक से मिडिल ईस्ट के अंदर हमने देखा, अभी आपने बताया कि रेगिस्तान है चारों तरफ, रेगिस्तान है तो रेत है, रेत है तो वो रेत जी, तो वो रेत जो है
वो मैम आप अगर हम देखते हैं फिल्मों में, हम देखते हैं नॉर्मली, तो हम देखते हैं बड़ी साफ सुथरी सड़कें, बड़े साफ सुथरे हम्म। मकान। क्या वो रेत वहां तक आती नहीं है? और आती है तो उसकी हाँ, सफाई का क्या सीन है? नहीं एक्चुअली जो सिटी से, क्योंकि सिटी इतना ज्यादा डेवलप कर रखा है उन्होंने, तो एक तो दूर है, हमें सिटी से काफी किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ये डिजर्ट देखने के लिए, डिजर्ट जी सफाई करने के लिए। मजा आता है जी बहुत डिजर्ट सफारी में। लेकिन जब जी। जैसे काफी हवा यहाँ पर बहुत तेज चलती है तो सैंड स्टॉर्म होती है, तो आपको हम्म जो गर्मियों के महीने होते हैं उसमें बहुत सैंड स्टॉर्म होती है कभी कभी। तो उस टाइम, हम्म। लेकिन बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा है ना, तो इधर इतना ज्यादा आई थिंक पता नहीं चलता। और इम्पैक्ट सैंड नहीं है। स्टॉर्म तो होती है तो कभी कभी आता है, हाँ। आजकल विंडोज भी एसी की वजह से बंद होती हैं, तो इसलिए इतना हम लोगों को तो आइडिया जी। नहीं होता ज्यादा। ओके लेकिन बाकी ओके। ड्राइविंग करने में कभी कभी बहुत ज्यादा होता है, हाँ। जी। तो सड़कें कोई रेत में भरी भी नहीं है? ना ना अगर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो तो स्पेशली यहाँ पे जाते एक, हैं, इस जी, स्पेशली यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव वो कार्स लेते हैं हम लोग, और उसमें थोड़ा सा कार में टायर में थोड़ी हवा कम करके, और हवा कम स्पेशली करके। स्पेशली डेजर्ट का मजा लेने जाते हैं। जी जी। अब मैम एक चीज अगर देखें, आपने उधर रहते हुए कतर में, मैम अगर हम बात करें कि आपकी पहली प्रायोरिटी कतर रही है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य के ऊपर जी आप बहुत जागरूक रही हैं, प्रयत्नशील रही हैं। आप हिंदी को उधर आपने पूरा एक वहां पे आपने पूरी कम्युनिटी अपनी ज्वाइन करा के रखी है। उधर आपके बारे में जिस तरह हमने पता किया, आपने हिंदी को वहां बढ़ावा दिया, अपने कल्चर को आपने बहुत बढ़ावा दिया। तो वो उसका जो आपका पूरा सफर रहा उसका, तो उसके बारे में आप बताइए कि जब आप कतर में पहली बार पहुंचे और उसके बाद में किस तरह वो सब जुड़ते चल गए, तिनका तिनका जोड़ के आपने बहुत बड़ा एक वहां पे महल बनाया है, तो उसके बारे में हम वहां जानना चाहेंगे मैम। जी, 4 पंक्तियों से मैं बताती हूँ। मैं जी भारत की बेटी भारत पे मरती हूँ, मैं भारत जी की बेटी भारत पे मरती हूँ, विदेशों को अपनी संस्कृति से रंगती हूँ, विदेशों को जी अपनी संस्कृति से रखती। तिरंगा जी। और हिंदी मेरा अभिमान है, तिरंगा और हिंदी मेरा ईमान है, किसी भी देश में रहूं धड़कन में हिंदुस्तान है, किसी भी देश में वाह रहूं धड़कन में हिंदुस्तान है। तो वाह मुझ वाह 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 वाह। जी मैम, जी तो मैम। जैसे जैसे आपने पूछा, तो मुझको भी इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं बीएससी साइंस से हूँ, बीएससी बीएड किया है ओके। मैंने, तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि हिंदी कितनी मेरे लिए वैल्यू हो जाएगी। लेकिन जब जी यहाँ पर जी आई तो हिंदी टीचर्स के लिए भी ऑफर आए कि आप हिंदी टीचिंग करिए। जी सीबीएसई स्कूल बहुत जी ज्यादा है यहाँ पे, इंडियंस बहुत ज्यादा है। जी तो जी फिर लेकिन एक ऑफर आया कि यहाँ पर एक फ्रेंच कंपनी है, तो उन लोगों को अपने जो अच्छी पोस्ट के जो मैनेजर्स वगैरह हैं उन लोगों को हिंदी सीखनी थी, क्योंकि यहाँ पर जो ओके। वर्कर्स आते हैं जो एशियन कंट्रीज से आते हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडिया, नेपाली, इन लोगों को सबको हिंदी आती है। तो साइट पे इनसे जी काम करवाने के लिए उन लोगों को हिंदी सीखनी थी, तो उन लोगों हाँ, ने ये एक अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि अभी तक तो मैंने यही सोचा था कि जो हमारे लोग जा रहे हैं उन्हें हिंदी बोल रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम, वो तो आपने बता दिया। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि जो और कंपनीज के लोग आ रहे हैं वो उनको, जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बताइए मैम। तो काफी कंट्रीज के लोगों ने, जब उन्होंने क्लास चलाई हिंदी लैंग्वेज की, तो उन लोगों ने काफी कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट। और एक्चुअली क्या है ना, हिंदी बॉलीवुड की वजह से सब लोग हिंदी, किसी को जरूरत भी नहीं है जी तो भी हिंदी सीखना चाहते हैं। आप जी यहाँ पर जी। बॉलीवुड सिनेमा में जाइए, अरबी मतलब 10-12 तो आपको अरबी मिली कतरीज मिल ही जाएंगे हिंदी की मूवीज देखते हुए। ओके। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उन लोगों को फिर हिंदी सिखाने के लिए मैंने शुरू किया। फिर यहाँ पर भी मैं लेडीज को भी मैंने शुरू किया। हमारी बिल्डिंग में कुछ लोग चाहते थे कि हम भी हिंदी बोलना सीखें। ऑनलाइन भी हिंदी क्लासेस देती हूँ, बच्चों को हिंदी स्पीकिंग भी सिखाती हूँ। सीबीएसई बच्चे जो होते हैं उनको भी, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण भारतीय बच्चे बहुत हैं, और तमिलनाडु और केरला वालों को थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम होती है, महाराष्ट्र जी गुजरात में तो नहीं होती, जी लेकिन उन जी लोगों को जी। होती है। तो वो लोग बड़े उससे कि हमें प्लीज हिंदी के ट्यूशन पढ़ाइए। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हिंदी पढ़ाऊंगी इतनी। आप साइंस के स्टूडेंट रहते हुए। साइंस के स्टूडेंट, और सबसे बड़ी बात, मैं यूपी बोर्ड से थी,
तो यूपी ओके, बोर्ड का हाँ। हम लोगों के अंदर एक इन्फीरियरिटी थी कि यूपी बोर्ड से हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे उसका उतना फायदा मिला क्योंकि गर्व जो हुआ। गर्व हुआ, क्योंकि जो शब्द सीबीएसई में नहीं आते, कि हमने सारे सब्जेक्ट हिंदी से पढ़े थे, तो जी, हिंदी तो जी, जी। रग में बसी हुई थी। जी, बिल्कुल। हमारी मदर टंग है और मतलब हाँ हमें तो कुछ प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं थी, ऑब्वियसली। मैं जी। और फिर यहाँ पर हम, जैसे आपने बोला कि इतनी सारी संस्थाएं, तो नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन बहुत अच्छी संस्था है, तो उन लोगों ने हाँ, यहाँ पर दिवाली, होली, बैसाखी, हिंदी दिवस बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। तो वहां पर ये लोग प्रोग्राम रखते हैं, कोई भी कल्चर प्रोग्राम रखते हैं, तो उसमें भी मैं अपने नाटक लिख के पेश करती हूँ, बच्चे उसको फिर वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो मैं और यहाँ पर जो जी, 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 प्लीज। इंडियन एम्बेसी वगैरह जो है, वो भी 15 अगस्त, 26 जनवरी बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें हर स्टेट के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें भी हम लोग अपने प्रोग्राम्स देते हैं। बहुत अच्छा है, यहाँ पे मजा आता है कि अपना कंट्री को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे जहाँ पे मैं जी, पढ़ाती हूँ, तो वहां पे मुझको इंडियन टीचर बोलते हैं। शालिनी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो, मैं एक आदमी इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, कभी सोचा नहीं था कि हमारी जी, आपकी जो एक्टिविटी है उससे आपके भारत का नाम ऊंचा भी होता है और नीचा भी होता है। तो हम लोगों बिल्कुल। को ये चीज बहुत सोच के चलनी होती है कि भाई कहीं हमारे कंट्री का नाम कहीं नीचा ना हो जाए कोई भी चीज करते हुए। बहुत 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 अच्छी बात है मैम ये आपकी। और सही में अगर ये सोच हम लेके चलें कि हम जी अपने देश में भी और विदेश में रहते हुए भी अगर हम इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि इससे हमारे देश का नाम तो खराब नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि आप अपने इंडिविजुअली नहीं, आप पूरे एक अपने जी, देश के अपने बारे में पूरे सोच रहे हैं, देश तो को आपकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी सोच है मैम। एक चीज और मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि हम फेस्टिवल्स बड़े अच्छे से मनाते हैं, तो प्रशासन आपको, जैसे दिवाली पे पटाखे चलाना, होली पे रंग खेलना, हाँ तो प्रशासन से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है या कैसे रहता है? मतलब दे यूज्ड टू अलाउ इट कि ओके डू इट लाइक योरसेल्फ। जैसे हमारा एनआई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको परमिशन लेनी होती है क्योंकि वो बड़े स्केल पे करते हैं। और जी, हम लोग हाँ, तो उनको परमिशन लेनी होती है। जैसे होली के लिए वो लोग बीच वगैरह अलाउड कर देते हैं कि आप लोग बीच पे जाके होली खेल सकते हैं। और दिवाली ओके, वगैरह पे आप लोग अपना मतलब अब वो लोग अलाउ को परमिशन लेते हैं पहले, लेकिन परमिशन ओके, लेके, और हाँ, तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हमें बिल्डिंग में है, तो बिल्डिंग में तो हम लोग सब लोग दक्षिण भारतीय ज्यादा हैं, तो सबके घरों में बाहर रंगोली बनेगी, पटाखे भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल भी जाता है यहाँ पे। हाँ, जी। तो बस हमें अपने उनसे, जो बिल्डिंग के रिसेप्शन पे मैनेजर से, उनसे परमिशन लेनी होती है कि भाई जैसे हम गेट टुगेदर करते हैं बड़ा, तो हम लोग पूछते हैं कि भाई हम लोग इसमें नीचे कर सकते हैं, तो वे अलाउड करते हैं। होली पे पूरा अच्छे से पानी वानी से भी खेलते हैं, वो लोग क्लीन करते हैं। मैम अभी मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा, कतर कितना महंगा शहर है एज कंपेयर टू इंडिया? यहाँ पे अगर हम देखें, आप जैसे महंगा। आप वहां पे बिल्डिंग में रह रहे हैं, वहां का रेंट कितना रहता है आपकी, जिसमें आप रह रहे हैं, मतलब वहां पे नॉर्मल रेंट क्या है, और जी खाने जी पीने के लिए क्या खर्चा कितना? और जैसे कई बार क्या होता है कि एक आदमी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो वेजिटेरियन है, तो जो वेजिटेरियन है क्या उसको वहां पे कोई प्रॉब्लम रहने में? ये चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे। जी जी, वेजिटेरियन के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट हैं, तो जी, आराम से मिल जाता है। इवन बिना लहसुन प्याज का भी मिल जाता है आपको खाना रेस्टोरेंट में। एक ओके, रेस्टोरेंट तो जैन फूड स्पेशल देते हैं। तो ओके, और वेजिटेरियन साउथ इंडियन डोसा वगैरह, वेजिटेरियन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए। और जी, बाकी आपने जो पूछा कि यहाँ पर जो लिविंग कॉस्ट है, तो लिविंग कॉस्ट के लिए आप इंडिया के हिसाब, यहाँ पर जो 1 रियाल है अभी 20 के बराबर हो गया, 20 रुपीज के बराबर। जी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिविंग कॉस्ट आपको 4000 रियाल से लेके और 10,000 रियाल तक फैमिली के लिए अच्छे मिल जाते हैं। तो जैसे तो आपको 10,000 बड़ा, रियाल का मतलब 20,000? नहीं मैम, नहीं 20 रुपीज नहीं हो गए नहीं ना? नहीं, हाँ, जी 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 क्योंकि जी। एक तो रियाल 20 रुपए के 4000, बराबर है। हाँ, 1 लाख, 1 लाख 2 से 2 लाख के बीच में आप मान लीजिए। रेंट जो है, हाँ जी। जी, तो वो काफी हो जाता है, वो तो महंगा है। हाँ, यहाँ पर
यहाँ पर बस रेंट ही ज्यादा होता है, बच्चों की स्कूलिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, स्कूलिंग की फीस जी। वगैरह ज्यादा है। बाकी हम्म। खाने पीने का ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, इंडिया का डबल मान सकते हैं बस, इंडिया का डबल, या कोई ओके। चीज जैसे इंडिया से आए तो डबल या डबल रेट में आ गए। लेकिन फूडिंग की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं लगती। और जैसे शॉपिंग में भी आपको, क्योंकि सब चीज आजकल बाहर से अवेलेबल है, तो उतना ही ज्यादा पड़ता है, उतना कोई ज्यादा इतना नहीं पड़ता इंडिया से जी। तो खैर ज्यादा है। लेकिन वो एक्चुअली स्कूलिंग और हाउस रेंट ज्यादा हो जाता है। ओके, यहाँ ये पर आपको मतलब ये लगता भी है। है कि जैसे अगर जैसे बैचलर्स होते हैं जो, जिनकी 10,000 हाँ। रियल से सैलरी कम है, तो उनको अलाउड भी नहीं जी। वो फैमिली रख सके। अच्छा। जी, ठीक है, हाँ। ये सही है। तो इन्होंने इसलिए कहा था कि यहाँ पे कोई गरीब ही ना आए, उनके लिए फैमिली रखना ही अलाउड नहीं करता। जी जी जी। अच्छा, मैं अब आपका ज्यादा और समय, कीमती समय है, ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा मैं उसको ज्यादा। जी मैम, जी जी आपसे कुछ चीजें जिसके बारे में, बिल्कुल एक यूनिक चीज, आप कतर में रहते हुए गीता को आपने काव्य एक संकलन आप बना रहे हैं गीता का, जी। ये एक बड़ी एक यूनिक चीज है जो आप कर रहे हैं, बड़ी मेहनत चाहिए। तो मैम, वो चीज हम जानना चाहेंगे कि वो पहले तो आपको विचार कैसे आया कि पूरी गीता को आप कविता के रूप में एक बना दें। और दूसरा मैम, हम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, शायद आप यू आर वर्किंग ओवर इट, है ना मैम? जी अभी आप उस पर काम कर रहे हैं, अभी पूरा नहीं किया है ना वो आपने अभी, हाँ या जी, काव्य अभी संकलन मैंने पूरा? नहीं, अभी 11 चैप्टर पे काम कर रही हूँ। 11 चैप्टर पूरा किया कल ही मैंने। तो मैम, अगर ऐसा है तो क्या आप मतलब हमारे को, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे कि अगर उसको आने से पहले हम आपसे कोई एक कविता जो आपने गीता के ऊपर बनाई है, गीता को आपने जो कन्वर्ट किया कविता के रूप में, हम चाहेंगे कि कुछ वो पार्ट हम सुने आपसे। जी जी जी, बिल्कुल तो मैं पहले तो सुनाऊंगी मैम ये आपको। कि आपको इंस्पायर कैसे हुए इस चीज को लेके, मैम उस बारे में आपसे। जी, तो जैसे हम लोग जब हम कतर में आए तो लगता था कि कुछ करें अपना धर्म के लिए भी। तो मैंने पहले सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया कि सुंदरकांड हम लोग पढ़ते हैं पर उसकी हिंदी समझ में नहीं आती कि क्या है। जी तो फिर पहले उसको जी हिंदी में अनुवाद पढ़ा, सुंदरकांड पढ़ते थे। फिर लगा कि कुछ और भी करना चाहिए, रामचरितमानस वगैरह पढ़ी। फिर आया गीता भी तो पढ़नी चाहिए। फिर गीता पढ़ी, गीता कुछ समझ में नहीं आती थी, फिर यूट्यूब वीडियो देखते थे। उसमें फिर एक प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक है, उनके लेक्चर्स पढ़ते थे, सुनते थे। तो इस तरह से गीता के ऊपर हमारा अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग लगा, और ये लगा कि ये तो पढ़नी चाहिए सबको। फिर हम इंग्लिश में भी मिल गई हमें गीता, तो हम लोगों ने अपने बच्चों को भी पढ़ाई। फिर मुझे लगा कि बच्चों को जरूर समझ में आनी चाहिए गीता, ये क्या है क्या। तो फिर मुझे मैंने कहा कविता लिखी जाए जिससे कि एक चैप्टर आपका 5-10 मिनट में खत्म हो जाए, और कम से कम एटलीस्ट एक सारांश पता चल जाए कि क्या क्या है गीता में। तो इसलिए मैंने बहुत इजी शब्दों में लिखा। मैंने उसमें बिल्कुल आसान शब्द लिए कि जिससे कि जल्दी से समझ में आए, कोई ज्यादा वो नहीं आए। जी जी जी। तो मैम कुछ 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 आप उसमें से कोई सा एक पार्ट हमारे को सुनाए प्लीज। जी जी जी, मैं एक तो हम लोग सबसे पहले तो गीता हमको यही सिखाती है कि हम अलग हैं, शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा हैं। तो आत्मा में जो हम लोग अपने शरीर को समझ के शरीर की क्रिया में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा से कभी बात नहीं करते, आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचते। तो भगवान कृष्ण वहां पे जब सबसे पहले उनके गुरु बनते हैं अर्जुन के, तो उनको बताते हैं कि शरीर तो नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। तो आत्मा की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो कविता का नाम है आत्मा का स्वरूप। कृष्ण बोले हे अर्जुन, कृष्ण बोले हे अर्जुन, आत्मा क्या है अब मैं बताता हूँ। इस आत्मा के स्वरूप को मैं विस्तार से समझाता हूँ। आत्मा ही है प्राण जो हमारे शरीर को चेतना देती है। चेतना के बिना शरीर तो केवल निर्जीव मिट्टी है। यह देह मिट्टी की एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा अविनाशी अमर है, रूप बदल फिर आएगी। अब आगे बताते हैं कैसी होती है आत्मा। इसको देखना, इसको मापना ये संभव नहीं हो सकता। बाल की नोक के 10,000वें भाग से भी है ये छोटा। जो हमारे हेयर की टिप होती है उसका अगर हम 100 टुकड़े करें, उसके फिर 100वें टुकड़े के फिर से 100 टुकड़े करें,
तो इतना साइज होता है आत्मा का, ये बताया गया है। पर यही तो जीवन शक्ति है जो हमें जीव बनाती है। आत्मा ना जन्म लेती है ना ही मारी जाती है। जैसे हमारी काया अपने नित नए वस्त्र में सजती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी पुराना शरीर बदलती है। आगे बताते हैं, शस्त्रों से कट सकती नहीं, ना अग्नि से सकती जल, ना वायु उसे सुखा सकती है, ना भिगो सकता है जल। टुकड़े इसके हो नहीं सकते, ना घोल सकता है रसायन। ये शाश्वत है, ये सर्वव्यापी, ये स्थिर है, ये सनातन। यह अद्भुत आश्चर्य है, इसकी कल्पना करना कठिन है। तुम मानो या ना मानो, पर यही आत्मा का विवरण है। पुनः जन्म लेती है आत्मा, फिर शोक करने का क्या अर्थ है। अगर ये मरती है तो भी अधर्मी की मृत्यु पर शोक व्यर्थ है। तो जैसे काफी धर्मों में है कि नहीं, शरीर मर जाता है, दोबारा जन्म नहीं लेता, फिर भी दोनों तरह से कहते हैं कि अगर जन्म लेती है तो भी शोक नहीं करना चाहिए, अगर मरती है तो भी शोक नहीं करना चाहिए। उठो अर्जुन, अब स्वीकार करो तुम अपना क्षत्रिय धर्म। इस युद्ध से बढ़कर नहीं तुम्हारे लिए अब कोई कर्म। शेर हो तुम, शेर की भांति ही अपना व्यवहार करो। गीदड़ बनकर तुम अपने स्वधर्म से ना इनकार करो। आगे यही बताते हैं कि तुम्हें युद्ध करना है। युद्ध में मिले जीत या हार, दोनों में है तुम्हारा भला। योद्धा की भांति मरते हुए मिलेगा स्वर्ग का द्वार खुला। डरपोक दुर्बल कायर बेचारा, कितने शब्दों से होगा उपहास। यश खोकर अपयश में जीना तुमको भी नहीं आएगा रास। फिर आगे बताते हैं क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ। वैसे भी क्या भूल गए हो तुम रानी द्रौपदी का चीरहरण। क्या प्रतिज्ञा ली थी तुमने, क्या दिया था उनको वचन। यह मत सोचो कोई तुमको दयावान कहकर पुकारेगा। इतिहास केवल तुम्हारा नाम कायर अर्जुन ही गाएगा। सुख दुख लाभ हानि छोड़कर अब केवल तुम युद्ध करो। मैं कह रहा हूँ शिष्य अर्जुन, उठो और केवल युद्ध करो। क्योंकि अब अर्जुन ने अपना गुरु मान लिया है उनको, पहले उनको दोस्त मानते थे। जब देखा मैम आप मेरे गूज बम्स नहीं देख पा रहे हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं मेरे को गूज बम्स आ गए हैं। लिटरली आपने उसको इस तरह चरितार्थ कर दिया है कि लिटरली आई वाज, मतलब मैं कैमरे में अगर नहीं आ पा रही, मैं मेरे को गूज बम्स आ गए हैं पूरे में। लिटरली बहुत बहुत अच्छे से, बिल्कुल प्रोफेशनल आपने किया है। हेड्स ऑफ टू यू मैम, बहुत ज्यादा अच्छी है। अब तो मैं इंतजार करूंगा, रादर आई विल बी कॉलिंग यू इवन बहुत जल्दी जल्दी कि कब तक हो रहा है पूरा मैम। हेड्स ऑफ टू यू मैम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं मतलब आई जस्ट कांट बिलीव इतना प्रोफेशनल आपने इसको क्लियरली हर चीज, क्योंकि कुछ श्लोक जैसे मुझे याद है, रहते हैं, पढ़े भी हैं। देखें जैसे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति जी और इस पूरे श्लोक को आपने कितना इजी कर दिया। मतलब इतना फ्लुएंसी इतनी थी इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे बह रहा था, कहीं कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था, पानी की तरह निर्मल आपने इसको बना दिया। बेहतरीन, इसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब विल बी वेटिंग फॉर यू। मतलब ये इस क्रिएशन का तो हम इंतजार करेंगे मैम, ये इंतजार की चीज है कि ये, हाँ, इसको आने का हमें वेट करना है। मैं बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आगे भी आपसे एक बार दोबारा फिर चाहूंगा कि मैं कुछ भी और हुआ तो मैं एक इंटरव्यू, और उस दिन तो जरूर जिस दिन आपका इसका आप इनॉग्रेशन आप करेंगे अपनी इस जो क्रिएशन है, और मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप जल्दी से बहुत सारी मेहनत करें, अपना सारा टाइम आप इस पे इन्वेस्ट करें और जल्दी से जल्दी ये हमारे को दे, जिससे हम लोगों को बताएं। और मैम ये पेपर बैक पे आएगा कैसे होगा, या ऑडियो रहेगा, कैसे रहेगा इसका? जी ऑडियो यूट्यूब में भी मैं वीडियो बना के डाली वैसे, और पेपर में तो बुक तो मैं इसकी प्रिंट करवाऊंगी ही, और ऑनलाइन भी रखूंगी बुक को, जो कि ऑनलाइन भी पढ़ सकें। तो ऑनलाइन में सबसे पहला परचेज करने वालों में होऊंगा, दैट इज फॉर श्योर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो पे आए, आपने लोगों को अपना कीमती वक्त और इतना कीमती मटेरियल आपने प्रोवाइड कराया, जो कि शायद नॉर्मली, क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं आपसे सीधा पता चला है कैसे वहाँ की कल्चर का, वहाँ पे सब किस तरह लोग रह रहे हैं, और
सबसे बड़ी चीज जो एक चीज आपसे हमने आज महसूस करी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान। और एक चीज तो मैं कहना ही भूल गई कि यहाँ पे जो होता है ना, इफ्तार पार्टी का हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। जो ईद जी वगैरह पे इफ्तार पार्टी होती है, ऑफिस में भी जी इफ्तार पार्टी दी जाती है। फ्रेंड्स जी। वगैरह जो है हमारे इफ्तार के लिए स्पेशल खाना भेजते हैं शाम को। तो यहाँ पे इफ्तार ओके। पार्टी के मजे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैम जी, मुझे भी बहुत 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 अच्छा शुक्रिया। लगा। जी, बहुत 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 शुक्रिया मैम, धन्यवाद। और रेडियो मेरी आवाज पे थैंक यू आने के सो लिए आपको मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।